हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। टॉपिक का नाम क्या है? गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। आपको ये टॉपिक का नाम सुनकर ये लगा होगा कि इसको पहले भी कभी सुने हैं, गॉस थ्योरम को, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसको हम सभी लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। तो इसमें नया क्या है? तो खैर इस पर तो बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने क्या क्या बता रखा है। तो जस्ट पिछले क्लास में आपको बताई गई थी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, जिसको लेकर आपको जो फॉर्मूला दी गई थी, सबसे पहला दिया गया था B/A। फिर आपको बताया गया था कि अगर एंगल गिवन हो तो फिर हो जाएगा BA cos थीटा, और यदि फंक्शन के फॉर्म में हो फॉर्मूला तो हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट ऑफ वेक्टर DA। मतलब इसको आप लिख सकते हो वेक्टर B डॉट ऑफ वेक्टर A। तो ये सारे के सारे बात मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट ये था, सेकेंड ये, और थर्ड ये। इसके साथ और भी कुछ काम किए थे, और वो ये था कि हम सभी लोगों ने जो ये फाई है इसका ऐसा यूनिट निकाले थे, और सेकेंडली डायमेंशनल फॉर्मूला जो वेमीय सूत्र होता है उस पर हम लोग काम किए थे। तो आई होप आप सभी लोगों ने वो क्लास अटेंड किया था और आपने यह पढ़ रखा है। फाइन, अब चलते हैं आगे और इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि जो पहले पढ़ा गया था चैप्टर नंबर 1 में, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी जो है ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसका फॉर्मूला क्या था? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो था फाई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ डी। मीन्स कि बी के जगह बस ये ई था, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर यदि मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताइए, तो वहाँ पर गॉस थ्योरम में क्या पढ़े थे? तो आप कहिएगा कि सर वहाँ गॉस थ्योरम में फाई बराबर हम लोग पढ़े थे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी करेक्ट बात है। और इसको स्टेटमेंट ऐसे दिया जाता था कि फाई का जो वैल्यू होगा वो टोटल चार्ज Q का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, जिसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल ये भी है। तो देखिए मैंने आपको वो भी रिवाइज करा दिए। अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग ये फॉर्मूला के आधार पर इस मैग्नेटिज्म के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि अब की बार मैग्नेटिक फ्लक्स फाई m में जो ये Q है, Q इसके जगह शायद m आता, और एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आता, और एप्सिलॉन नॉट नीचे होता है तो म्यू नॉट कहाँ होता? ऊपर। ऐसा कल्पना किया गया था, लेकिन रियलिटी ऐसी हुई नहीं। ये गलत साबित हुआ। और सही साबित क्या हुआ? सही ये साबित हुआ कि फाई m का मान क्या आया? 0। और इसी को कह दिया गया चुंबकत्व के लिए गॉस प्रमेय। अब ये सब कैसे होता है ये मैं व्याख्या और करके बता दूंगा। आप आराम से केवल सुनिए जो सब मैं कहता हूँ, और व्याख्या बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल आप मान के चलिए एक्सक्लूसिव व्याख्या है। इतना बेहतर तरीक़ा से आपको एक्सप्लेनेशन रेयर ही मिलेगा जिसमें ये क्लियर हो जाए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अब की बार एग्जैक्टली 0 क्यों। तो मैं थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ ताकि मैं समझाऊँ और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात जो दिख रहा है मैं पहले उसे पढ़ देता हूँ कि कुल मिला के मामला है क्या। तो मामला यह है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण 0 के समतुल्य होता है, अर्थात बराबर होता है। मतलब अब की बार कोई 1 बाई म्यू नॉट या म्यू नॉट गुना और वाला मामला आया ही नहीं। एग्जैक्टली ही कह दिया गया कि भैया फाई m का मान क्या होगा? 0। और फाई m जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका फॉर्मूला चूँकि जस्ट पिछले टॉपिक में पढ़ा गया था वेक्टर B डॉट वेक्टर DA, तो इसको लिख दिया गया और इसका मान किसके बराबर हो गया? 0 के। अब ये 0 कहाँ से आया, क्या लॉजिक था, इसको अब मैं आपको नीचे व्याख्या से समझाता हूँ। तो जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीनशॉट लेने हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा शॉर्ट आंसर टाइप में। अब देखिए व्याख्या मैंने अपने तरफ से आपके लिए प्रोवाइड कराया है कि आपको मैं फील करा सकूँ कि कैसे ये 0 होता है। तो देखिए बात कुछ ऐसा है
कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्रिएट कौन करता है? मैग्नेट। ये देखिए मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेट का जो ध्रुव क्रिएट करता है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल। उसको क्या करते हैं? नॉर्थ पोल। और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिधर एंट्री करता है उसको कहते हैं एस पोल। तो मैंने क्या किए हैं कि इसको दो भाग में बांट दिए, ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो दो भाग में, एक इधर और एक इधर हो गया। अब आपको याद होना चाहिए, आपको मैंने बता रखा है पहले ही चैप्टर में कि अगर किसी सतह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाए ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पॉजिटिव, और यदि किसी सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाए तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो होता है नेगेटिव। तो इसको आप दिमाग में रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर बाहर जाएगा तो पॉजिटिव, अंदर आएगा तो नेगेटिव। चलिए अब इसी बात को ध्यान में रख के यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसाइड करेंगे। तो अब इधर वाला सरफेस देखिए, मैं एक बार रफली आपके लिए कर देता हूँ। देखिए ये वाला सरफेस, ये वाला इतना दूर वाला देखिए, ठीक है, जिसमें सरफेस हमारा ये है जो येलो से मैंने बना रखा है। अगेन मैं चला देता हूँ इस पर, देखिए ये हमारा सरफेस है। तो अगर आप ध्यान दें तो इस सरफेस से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, और वो कितने संख्या में है? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो है बाहर निकल रही है। तो बाहर निकल रही है इसलिए देखिए 5 1 का मान हो गया +6, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो यही जो निकली, देखिए यहाँ से N से निकली और ऐसे घूमते घूमते फिर ये इसमें एंट्री की है। मतलब ये जो सरफेस है, अगेन देखिए ये वाला, मैं अगेन चला रहा हूँ, ये देखिए ये सरफेस इस सरफेस से एंट्री कर रही है। और एंट्री कितनी संख्या में कर रही है? अगेन गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस हिसाब से दूसरे सतह से जो फाई 2 है वो हो गया -6। आई होप आपको माइनस प्लस समझ में आ रहा होगा। यहाँ एंट्री हो रही है इसलिए माइनस, और यहाँ से बाहर जा रहा था इसलिए प्लस। अब इस ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कोई पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे। तो टोटल 5 के लिए +6 को यहाँ रखे, फिर यहाँ से उठा के -6 को, आज जब जोड़ा गया तो +6 से -6 क्रॉस आउट हो गया और टोटल 5 का मान आ गया 0, जिसको यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण 0 के समतुल्य होता है। φm = 0, φm का फॉर्मूला, और इसको 0 के बराबर कर दिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप व्याख्या नहीं भी उतारोगे तो चलेगा, क्योंकि किसी भी पुस्तक में व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये मैंने आपको समझाने के लिए अपने तरफ से बता दिए। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ से चैप्टर का रुख होता है चेंज, ठीक है। मैंने बस इसके इंट्रो कराए हैं, अगले क्लास में मैं डिटेल में इस पर बात करूँगा। तो देखिए बात कुछ ऐसा है कि एक टर्म है जिसका नाम है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। क्या है? अर्थ्स मैग्नेटिज्म। हिंदी क्या होता है भाई? पार्थिव चुंबकत्व। अब ये क्या होता है तो समझिए, जो पृथ्वी हमारी है ना वो गुरुत्वीय क्षेत्र के साथ साथ, समझिएगा, पृथ्वी जो हमारी है वो गुरुत्वीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न कर सकती है। इसी कारण से, ध्यान से मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है ना। देखिए, पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न किया जाता है। इतना समझिए पहले। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है उसमें क्षमता है गुरुत्वीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करने का, जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और उसी के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न कर लेती है। ये कैसे पता चला? इसी कारण से तो जब चुंबक को लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ये आगे आपको तर्क में आ भी जाएगा, देख लीजिएगा। इसी कारण से ही स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। तो ये कारण है, ठीक है। अब आगे देखिए, पृथ्वी के द्वारा इस प्रकार के चुंबकत्व को प्रदर्शित करने की जो आधार है पर ही इसे पार्थिव चुंबक कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पार्थिव चुंबक। क्यों? क्योंकि वो चुंबकत्व उत्पन्न कर सकता है एवं यह घटना प्रदर्शित करने की क्षमता किसकी? पृथ्वी की। पार्थिव चुंबकत्व कहा जाता है या कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसमें कुल मिलाकर के बात क्या बोली गई है पता है? मैं अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं तो बस ये कही गई है कि अर्थ जो होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्रिएट करती ही है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है, जिस कारण से मैग्नेटिक फोर्स लगता है।
और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ये कैसे पता चला? जब चुंबक को लटकाई गई, जब चुंबक को NS को लटकाई गई धागे के सहायता से, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आके रुका। ठीक है, हमेशा किस दिशा में रुका? उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जरूर कोई विशेष प्रकार का बल है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और हाँ, चूंकि पृथ्वी में ये चुंबकत्व उत्पन्न करने की क्षमता है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग बोल दिए पार्थिव चुंबक। क्या कर रही है? पार्थिव चुंबक। और ये उत्पन्न करने की क्षमता के आधार पर इसके जो ये गुण हैं, इसको कहा गया पार्थिव चुंबकत्व, पार्थिव चुंबकत्व। अब इस पर और डिटेल में बात करनी है और वो मैं सामने से आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। तो खैर फिलहाल आप यहीं पे इस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और कोई डाउट रहे तो अगले दिन फिर मुझसे बात कीजिए।